बायोलॉजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन 12th क्लास के फर्स्ट लेसन है जीवों में जनन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। इस चैप्टर के बाद हम चर्चा करते हैं। अब ये चैप्टर के बारे में चर्चा करने से पहले ये बातें क्लियर करते हैं कि जीव यानी सजीव, जीव कहें या सजीव, ये कितने प्रकार के होते हैं या कौन कौन सी कैटेगरी के होते हैं। तो जीव की बात करें तो अपन ने पढ़ा था कि जीव या तो क्या होते हैं, एक कोशिक यूनिसेलुलर, या फिर बहुकोशिक मल्टीसेलुलर, यानी इस प्रकार से कोशिका की संरचना के आधार पर देखें तो जीव दो प्रकार के हो सकते हैं, एक कोशिक या बहुकोशिक। या फिर अपन ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि जीवों को अपन ने किस में विभाजित किया था, पादप, जंतु और सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में विभक्त भी कर सकते हैं। यानी ये भी क्या है, सजीव है, पादप है, जंतु है और सूक्ष्म जीव है। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि इनको अपन ये कहेंगे कि ये प्रोकैरियोटिक और दूसरे कौन से हो सकते हैं, यूकैरियोटिक। इस प्रकार से इन श्रेणियों में अपन विभाजित कर सकते हैं किनको, जीव को यानी सजीवों को। और सजीव कौन से जीव, यानी जितने भी सजीव है, चाहे एक कोशिक है, बहुकोशिक है, पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, कोई सी भी श्रेणी में विभाजित करें तो उनमें सजीवों के लक्षण उपस्थित है तो वो क्या है, जीव है, सजीव है। और ये सजीव क्या हो सकते हैं, कोशिका की संरचना के आधार पर एक कोशिक हो सकते हैं, बहुकोशिक हो सकते हैं, या फिर उनकी जीवनचर्या के आधार पर कैसे हो सकते हैं, पादप हो सकते हैं, जंतु हो और सूक्ष्म जीव की श्रेणी में विभक्त कर सकते हैं। या फिर अगर उनके केंद्र की संरचना के आधार पर देखें तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक आपको बताया है कि प्रो का मतलब होता है जो सुविकसित नहीं होता है, क्या कैरियोटिक यानी केंद्रक, यानी जिस कोशिका के अंदर सुविकसित केंद्रक नहीं होगा वो क्या कहलाएंगे, प्रोकैरियोटिक। जैसे जीवाणु वगैरह है, बैक्टीरिया है, ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। और यूकैरियोटिक यानी यू का मतलब क्या होता है, वेल डेवलप्ड यानी सुविकसित, कैरियोटिक यानी कैरियन से बना है केंद्रक, जिनमें सुविकसित केंद्रक उपस्थित होगा, वो सारे किसके अंदर सम्मिलित किए जाएंगे, यूकैरियोटिक के अंदर सम्मिलित किए जाएंगे। सूक्ष्म जीव की बात करें तो सूक्ष्म जीव के अंदर क्या सम्मिलित किए जाते हैं, जीवाणुओं को सम्मिलित, बैक्टीरिया को सम्मिलित करते हैं। जंतुओं में सभी जंतु आएंगे, चाहे एक कोशिक है या बहुकोशिक है। पादपों में भी सभी पादप सम्मिलित किए जाएंगे, चाहे शैवाल है, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री, कोई सी भी पादप है वो सारे किसके अंदर, पादप में सम्मिलित किए जाते हैं। एक कोशिका का मतलब जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना होता है, जैसे अमीबा है, युग्लिना है, ये सारे कैसे होते हैं, एक कोशिके होते हैं। इनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से ही बना हुआ होता है। बहुकोशिक यानी जिनका शरीर दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, वो सारे किसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं, बहुकोशिक। जैसे हम किसकी श्रेणी में आते हैं, बहुकोशिक है, जंतु है, यूकैरियोटिक है। ठीक है, यानी ये शायद क्लियर हो गया होगा आपके कि सजीव क्या है, जीव कौन कौन सी है, कौन से है जीव है, और सजीवों के लक्षण कौन से हैं कि वो चल सकते हैं, श्वसन कर सकते हैं, परिसंचरण कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं। ये सारी विशेषताएं किस में होती है, सजीव में होती है, जो कि इन सभी कैटेगरी के अंदर अपन ने इनको डिवाइडेड किया है, ये सारे इसमें सम्मिलित होते हैं। तो शायद ये आपके क्लियर हो गया है कंसेप्ट। तो सजीव, अब बात करते हैं कि ये जीव है, एक कोशिक है, बहुकोशिक है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, कोई से भी है, इनकी एक क्या होती है, जीवन अवधि होती है, यानी इनकी एक निश्चित आयु होती है, जिसको क्या कहते हैं, जीवन अवधि
कहते हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं हम नेक्स्ट अपन की बात इसकी कि जीवन अवधि क्या होती है। तो जीवन अवधि के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट जीव की क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट अपन बात करें जीवन अवधि, या इसको कहेंगे लाइफ स्पैन। जीवन अवधि क्या होती है। अपन देखते हैं कि कोई भी जीव है, जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में वो धीरे धीरे क्या करता है, वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है, पोषण करके वृद्धि करता है। वृद्धि करने के पश्चात वो क्या होता है, परिपक्व होता है। परिपक्व होने के पश्चात वो जीव वापस क्या करता है, जनन करता है, नई संतति का निर्माण करता है, और फिर उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी जीव के उसके जन्म से लेकर के और मृत्यु के बीच की जो अवधि है, यानी यहाँ से जन्म और मृत्यु के जो बीच की अवधि है, या ऐसा कहें कि ये बीच का जो समय है, टाइम है, इस समय अवधि को क्या कहते हैं, जीवन अवधि या लाइफ स्पैन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर के उसके मृत्यु के बीच का समय या मृत्यु तक का समय है, वो क्या कहलाएगा, जीवन अवधि, लाइफ स्पैन कहलाती है। तो ये क्लियर है आपके कि जीवन अवधि क्या है, कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर के उसके मृत्यु तक की समय अवधि क्या कहलाएगी, लाइफ स्पैन या जीवन अवधि कहलाती है। अब ये जो लाइफ स्पैन है, जीवन अवधि है, वो विभिन्न प्रकार के जो जीव है उनके अंदर ये क्या होगी, भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। यानी ये कितनी हो सकती है, कुछ जीवों में ये 1 दिन की होती है, तो कुछ जीवों में ये क्या हो सकती है, हजारों वर्षों तक की हो सकती है। यानी अलग अलग जीवों की जीवन अवधि भी क्या होगी, अलग अलग। अलग अलग का मतलब यानी एक किसी जीव की 1 दिन, कोई 2 दिन, कोई 10 दिन, कोई महीना, कोई वर्ष, कोई 1000 वर्ष तक हो सकते हैं। जैसे लगभग कुछ इंसेक्ट है यानी कीट है, उनकी जीवन अवधि 1 दिन की भी होती है। कुछ जीव ऐसे हैं जो कि 1000 वर्ष तक की हो सकते हैं, कुछ की 100 हो सकती है, 50 हो सकती है। तो यानी अलग अलग प्रकार की होती है। लेकिन ये एक आपको याद रखना है कि किसी भी जीव की जीवन अवधि उसकी आकार से संबंधित नहीं होती। आकार से मतलब कि जो जीव सूक्ष्म जीव है, या ऐसा कहें कि छोटे जीव है, उनकी जीवन अवधि छोटी होगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। या जो बड़े जीव होंगे उनकी जीवन अवधि बड़ी होगी, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत होता है। ये जीवन अवधि उनके आकार पर निर्भर नहीं करता। ये आपको याद रखना है कि किसी भी जीव की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर नहीं करती है। जैसे एक उदाहरण की बात करें अपन, कौवा, क्रॉ और तोता, दोनों का आकार लगभग बराबर होता है, समान होता है, यानी ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता उनके आकार में। लेकिन इन दोनों की जीवन अवधि में बहुत अंतर है। जीवन अवधि में बहुत अधिक अंतर है। अब जीवन अवधि में कितना अंतर है, जैसे कौवा है तो लगभग ये 15 वर्षों तक ही जीवित रह सकता है, अधिकतम 15 वर्ष तक इसकी जीवन अवधि है। और तोता है ये लगभग 140 वर्ष तक जीवित रह सकता है। तो अपन ये बात साबित कर सकते हैं कि कोई भी जीव है उसकी जीवन अवधि उसके आकार से संबंधित नहीं होती। वो क्या होती है, अलग अलग जीवों की जीवन अवधि अलग अलग होगी। जैसे कौवा है तो 15 वर्ष, तोता है तो 140 वर्ष। इसी प्रकार जैसे कुत्ता है 8 वर्ष या 9-10 वर्ष, तो इसी पर कछुआ है 300 वर्षों तक। यानी उसकी दोनों का आकार भी क्या है, भिन्न। यानी छोटे जीव जरूरी नहीं है कि उसकी जीवन अवधि छोटी हो, कोई जरूरी नहीं। अलग अलग जीवों की जीवन अवधि क्या होगी, अलग अलग प्रकार की होती। दूसरी ये भी बात कि कोई भी जीव, चाहे कोई सा भी सजीव है, वो क्या नहीं होगा, अमर नहीं होगा, इमोर्टल नहीं होगा, अर्थात उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई भी जीव है वो अमर नहीं है, उसकी मृत्यु निश्चित है।
प्राकृतिक मृत्यु निश्चित है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर कि जो एक कोशिक जीव है, एक कोशिक जीव है, उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। एक कोशिक जीवों की क्या नहीं होती? प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। और प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है तो इसका मतलब वो क्या है? अमर है। यानी एक कोशिक जीवों को छोड़ करके बाकी सभी जीवों की प्राकृतिक मृत्यु निश्चित है, लेकिन एक कोशिक जीवों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, और नहीं होने के कारण ये क्या होते हैं? अमर होते हैं। कौन? एक कोशिक जीव। और एक कोशिक जीव कौन से हैं? जैसे अमीबा, युग्लिना, ये क्या है? एक कोशिक जीव है। और इन एक कोशिक जीवों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, अमर होती। क्यों होती है ऐसा? क्योंकि इन जीवों में जो जनन होता है, इन जीवों में क्या होगा? जनन होगा। और जनन किसके द्वारा होता है? द्विविखंडन विधि के द्वारा होता है। द्विविखंडन विधि के द्वारा होता है। तो इस द्विविखंडन विधि के दौरान उनका कोशिका द्रव्य नष्ट नहीं होता। कोशिका द्रव्य क्या नहीं होता है? नष्ट नहीं होता। और कोशिका द्रव्य नष्ट नहीं होने के कारण उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। इनका केंद्र क्या हो जाता है? दो भागों में विभाजित हो जाता है। और विभाजित होने से ये एक से दो जीवों का निर्माण कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक अमीबा का डायग्राम बना के बता देता हूँ। अमीबा है जो कि अनियमित आकृति का जंतु होता है, एक कोशिक जंतु है। इसकी आकृति अनियमित होती है। अब जब इसके अंदर जनन होगा तो द्विविखंडन, और द्विविखंडन एक कैसी जनन की विधि है? अलैंगिक जनन विधि है। ये भी आपको याद रखना है कि ये एक अलैंगिक जनन विधि है। और अलैंगिक जनन की विधि का मतलब, अ का मतलब क्या होता है? अनुपस्थित, और लैंगिक का मतलब होता है युग्मक, यानी इनके अंदर युग्मकों का निर्माण नहीं होता। युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। और युग्मकों का निर्माण नहीं होने के कारण ये क्या है? अलैंगिक। कौन सी? द्विविखंडन। और द्वि का मतलब दो, और विखंडन का मतलब भागों में। तो इसका अंदर द्विविखंडन विधि के द्वारा जनन होगा। कौन सी विधि के द्वारा? द्विविखंडन। तो द्विविखंडन की विधि के द्वारा, तो यहाँ से इसका क्या होगा? इस प्रकार से केंद्रक है दो भागों में विभाजित हो जाएगा। ऐसी सर, तो ये केंद्रक क्या हो जाएगा? यहाँ पर दो भागों में विभाजित हो जाए। लेकिन इनका कोशिका द्रव्य नष्ट नहीं होता है। कोशिका द्रव्य का कोई क्षति नहीं पहुँचती। और यहाँ पर क्या बन जाएंगे? दो पुत्री अमीबा कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ से एक से क्या बन गए? दो। लेकिन इनका कोशिका द्रव्य में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर आगे इनसे दो से कितने बन जाएंगे? चार। तो यानी यह है, इसकी संख्या में वृद्धि हुई है लेकिन इसकी मृत्यु नहीं हुई है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि एक कोशिक के जो जीव है उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, इसलिए ये क्या होते हैं? अमर होते हैं। और क्यों नहीं होती? क्योंकि इनके अंदर जो जनन होता है वो द्विविखंडन विधि के द्वारा, और द्विविखंडन विधि के अंदर क्या होता है? इनके कोशिका द्रव्य का विनाश नहीं होता, लेकिन केंद्रक दो भागों में विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है। तो ये तो बात होगी इसके अंदर जीवों में जीवन अवधि की बात। अब बात करते हैं कि अब जो जितने भी जीव है, यानी पृथ्वी के पर विभिन्न प्रकार की जीव जातियां पाई जाती है। बहुत सारी जीव जातियां पाई जाती हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में जीव जातियां उपस्थित हैं। इनकी मृत्यु भी होती है, और मृत्यु होती है तो ये नष्ट भी नहीं होते। तो नष्ट नहीं होने का कारण है कि ये जो जीवों की मृत्यु होती है तो मृत्यु के पश्चात भी विभिन्न जातियों की बहुत अधिक संख्या
विद्यमान रहती है। और ये विद्यमान रहने का कारण क्या है कि इनके अंदर ये जो प्रक्रिया है इसको निश्चित या निरंतरता को बनाए रखने के लिए एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया का नाम क्या है? जनन। यानी पृथ्वी के ऊपर जो विभिन्न प्रकार की जातियां पाई जाती है, ये विभिन्न प्रकार की जातियां बहुत बड़ी संख्या में वृद्धि करती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लें कि अभी लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि जो टिड्डी है वो बहुत अधिक संख्या में आई थी, लोकस्ट। तो ये क्या करती है? बहुत अधिक संख्या में वृद्धि कर लेती है। क्यों? क्योंकि ये जनन करती है अपनी संख्या में। लेकिन इनमें कुछ मृत्यु भी होती है। मृत्यु से पहले ये क्या करते हैं? अपने ही समान संतति उत्पन्न करते हैं। और अपने ही समान संतति उत्पन्न करने की ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। एक प्रकृति का नियम है कि कोई भी जीव है उसकी संख्या को निश्चित बनाए रखना। ये अपन बात करेंगे जैव उद्विकास, आगे एक लेसन आएगा जैव विकास, उसके अंदर पढ़ेंगे डार्विन का सिद्धांत। डार्विन ने क्या बताया कि कोई भी जीव प्रकृति पर चाहे कोई भी जीव है, एककोशिक, बहुकोशिक है, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, पादप, जंतु या सूक्ष्म जीव, कोई सा भी जीव है वो क्या करता है? अधिक से अधिक संतान उत्पत्ति करने की क्षमता रखता है। उसने ये कि दिया था कि कोई भी जीव है वो अधिक से अधिक संतान उत्पत्ति करने की क्षमता रखता है और संतान उत्पत्ति करके ये जाता है कि पूरी पृथ्वी पर मेरा ही क्या हो? वर्चस्व है। तो इसलिए वो अधिक से अधिक संतान उत्पत्ति करता है। लेकिन प्रकृति भी क्या करती है कि उसको नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं अपनाती है। तो जैसे एक टिड्डी है, एक बार में लगभग 100 से 500 अंडे देती है। एक बार में 100 से 500 अंडे देती है। और अगर ये प्रत्येक अंडा एक टीडी में कन्वर्ट हो जाए, और ये कन्वर्ट होने में लगभग कितना 10 से 14 दिन का समय लगता है। इस समय के दौरान ये क्या करते हैं? अंडा एक वयस्क टिड्डी में परिवर्तित हो जाती है। तो कितनी बन जाएगी? एक टिड्डी से 500 बन जाएगी। और ये 500 परिपक्व होकर फिर अंडा देगी तो कितनी बन जाएगी? तो इस प्रकार से पूरी पृथ्वी पर इनका ही वर्चस्व होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अब इनमें से कुछ क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। यानी ये 100 से 500 है तो इनमें से अधिकतम 10, 20 या 50 तक ही क्या बन पाएगी? परिपक्व होगी। और वो परिपक्व होगी तो परिपक्व होने के बाद में भी उनमें से कुछ क्या हो जाएगी? मर जाएगी। तो उनमें से भी उनकी संख्या 1/4 तक रहेगी। तो इस प्रकार से प्रकृति क्या करती है कि प्रत्येक जीवों की संख्या को निश्चित बनाए रखती है। और प्रत्येक जीव क्या करता है? अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरता है और उस प्रक्रिया का नाम क्या है? जनन है, रिप्रोडक्शन है। तो जनन की परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी भी जीव या जनक जीवों के द्वारा अपने ही समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता है, वो क्या कहलाएगी? जनन कहलाती है। तो इसकी बात प्रक्रिया को अपन ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी वयस्क जीव है, वयस्क जीव क्या करता है? जनन करेगा। जनन करेगा तो क्या बन जाएगी? संतति बनेगी। संतति बनेगी। ये संतति क्या करती है? पोषण प्राप्त करके पोषण प्राप्त करेगी। पोषण प्राप्त करेगी तो क्या कर लेगी? वृद्धि करेगी। और वृद्धि करने के बाद में और क्या कर हो जाएगी? ये परिपक्व हो जाएगी। वृद्धि करने के बाद में ये क्या हो जाएगी? परिपक्व यानी मैच्योर हो जाएगी। यानी वयस्क जीव है, वयस्क जीव ने जनन किया तो उसकी क्या बन गई? नई संतति का निर्माण हो गया। नई संतति क्या करती है? पोषण प्राप्त करती है। पोषण प्राप्त करने से वो क्या कर लेगी? अब आकार में वृद्धि कर लेगी यानी ग्रोथ कर लेगी। और वृद्धि करती हुई वो क्या हो जाएगी? परिपक्व। परिपक्व मतलब क्या कह सकते हैं अपन? ये वयस्क जीव में परिवर्तित हो जाएगी।
अब ये जो परिपक्व हुई है ये भी क्या करती है, परिपक्व होने के बाद में जनन करती है। जनन करने के बाद में नई संतति का निर्माण होता है। और जब ये नई संतति का निर्माण हो गई, ये वयस्क हो गई, तो वयस्क होने के बाद में इसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। यानी किसने जनन किया, यहाँ पर इसका जन्म हुआ, संतति का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद वृद्धि हुई, वृद्धि करने के बाद परिपक्व, परिपक्व करे जनन, जनन के पश्चात उसकी क्या हो गई, मृत्यु। यानी एक समय ऐसा आया कि उसकी मृत्यु हो गई। तो किसी भी जीव में ये तीन प्रक्रिया होती है। जन्म होता है उसका, जन्म के बाद में वृद्धि करता है, और वृद्धि के बाद में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये भी एक प्रक्रिया है। यानी किसी भी जीव में जन्म लेना, वृद्धि करना और मृत्यु का होना, ये एक प्रक्रिया है। और किसी भी जीव जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु क्या होगी, निश्चित। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी जीव है उसकी, ये मान लीजिए इसकी क्या है, प्रथम पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी है, इसने नई संतति का निर्माण किया। नई संतति में ये क्या होगी, वयस्क, वयस्क से क्या बन गई आगे दूसरी, तो ये क्या होगी, दूसरी पीढ़ी। तो यहाँ से ये पहली पीढ़ी है और ये दूसरी पीढ़ी है। इन दोनों के बीच में कौन सी, ये क्या है, एक योजक कड़ी के रूप में है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि कोई भी जीव है अपनी मृत्यु से पहले एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतरता को बनाए रखने का भी कार्य करते हैं। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या होती है, जरूरी एक प्रक्रिया है। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसको एक बार और बता देता हूं कि जनन क्या है, परिभाषा क्या हो जाएगी, जनक जीवों के द्वारा अपने ही समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। अब जनन की प्रक्रिया क्या होती है कि जनक जीव है यानी वयस्क जीव है, वो जनन करेगा, जनन करेगा तो नई संतति का निर्माण होगा। ये नई संतति पोषण प्राप्त करके वृद्धि करती है, वृद्धि करने के पश्चात वो परिपक्व होती है, मैच्योर होती है, वयस्क जीव में परिवर्तित होती है। फिर इस वयस्क जीव में क्या होती है, जनन होता है। जनन होने से नई संतति का निर्माण, तो जो परिपक्व हो गए उनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु। यानी एक निश्चित समय के पश्चात ये क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। अब इसमें अपन यह कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो प्रक्रिया है इसमें मुख्यतः तीन ही प्रक्रिया हुई। जन्म लिया, जन्म लेने के बाद में वृद्धि की, वृद्धि करने के पश्चात उसने अगली पीढ़ी का निर्माण किया, और निर्माण करते ही यानी कुछ समय पश्चात जैसी भी उनकी समयावधि होगी उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी जीव में ये तीन प्रक्रिया होती है, जन्म, वृद्धि और मृत्यु। चाहे वो कोई सा भी जीव है, एक कोशिक, बहुकोशिक, पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव, किसी भी प्रकार का जीव है, उनमें ये तीन प्रक्रियाएं निश्चित होती है। ठीक है। अब ये जो प्रक्रियाएं होती है तो उसमें अपन यह कह सकते हैं कि ये एक ऐसा जीव है जिसको अपन क्या कह सकते हैं, प्रथम पीढ़ी। और ये क्या करता है, यहाँ पर नई संतति का निर्माण कर लिया, ये क्या करेगा, आगे नए जीव का निर्माण करेगा जो क्या होगी, दूसरी पीढ़ी। तो कोई भी जीव है जनन की प्रक्रिया के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतरता को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया हो गई। ठीक, अब बात करते हैं अपन, ये जो जनन की प्रक्रिया है ये कितने प्रकार की होती है। ये जनन की प्रक्रिया है कितने प्रकार की होती है। ये जनन की प्रक्रिया है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। जनन की प्रक्रिया के प्रकार कितने हैं, दो। दो कौन से प्रकार हैं, दो है, इसको ऊपर लिख देता हूं।
अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ये किसके प्रकार हो गए? जनन के प्रकार। दो कौन कौन से? अलैंगिक और लैंगिक जनन। अब एक थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर। अलैंगिक जनन, ए का मतलब यहाँ पर क्या होता है? अनुपस्थित। लैंगिक का मतलब युग्मक, संलयन। तो इसको अपन ये कह सकते हैं कि ये ऐसी विधि है जिसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है या युग्मक संलयन अनुपस्थित होता है, उस विधि को क्या कहते हैं? अलैंगिक। और जिनमें युग्मकों का संलयन और अर्धसूत्री विभाजन होता हो वो विधि कौन सी होगी? लैंगिक जनन विधि। तो नेक्स्ट अपन क्लास में चर्चा करेंगे वो किसके बारे में? अलैंगिक और लैंगिक जनन के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।